So hi and welcome back to Geology Concepts. I'm Mrityunjay Singh, and in this video we are going to discuss an important topic which is directly related to our paper. मतलब ये हमारे पेपर में काफी बार पूछा गया है, right? So if you are following the monsoon session of the parliament, तो आपने एक important bill के बारे में जरूर सुना होगा, which is the Constitutional Amendment Act 138 Constitutional Amendment Bill. Sorry, 138 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जिसे अभी जॉइंट कमेटी को भेज दिया गया है फॉर द रिव्यू, राइट। बट हम इस आज की क्लास में इस बिल के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे कि इस बिल में क्या है क्या नहीं है, बल्कि इसी के एक सब टॉपिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आज की क्लास जो है हमारी डिस्कशन में जाएगी, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉलिटी का। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपने अगर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2025 के पेपर को देखा हो, तो आपसे एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था कि 106 अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें हैं, राइट। सो उसके कुछ टेक्निकलिटीज आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस की गई। अब कोई और पेपर भी अगर अटेम्प्ट करते हैं, वेदर स्टेट पीसीएस हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी ऑल्सो। एंड अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बोथ ऑन फैक्चुअल बेसिस और कंसेप्चुअल बेसिस दोनों तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। सो आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, बेसिकली अमेंडमेंट क्या होता है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे सपोज इस एग्जाम्पल में ये है कि सपोज आपकी एक रूल बुक है फैमिली में जिसमें लिखा गया है कि 7 बजे एवरीबडी एवरीबडी विल गेट टुगेदर एंड हैव अ डिनर। ठीक है, तो आप लोग 7 बजे जो है वो डिनर करते हैं। बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, जैसे किसी का ऑफिस आवर लेट हो सकते हैं, किसी की कोचिंग के टाइमिंग्स बढ़ सकते हैं, क्लासेस के टाइमिंग्स बढ़ सकते हैं, या हाउस होल्ड वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप लोग काफ़ी टाइम से जो है वो 8 बजे कंफर्टेबल होते हैं कि भाई 8 बजे वी गेट आवर टाइम टू हैव डिनर। तो ऐसा करते हैं, 7 बजे से इसको एक्सटेंड करके क्या कर देते हैं, 8 बजे कर देते हैं। तो ये जो आपने चेंज किया है इसी को ही अमेंडमेंट बोलते हैं। वैसे ही अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में मैं बात करूं, तो अगर आप संविधान में कोई चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। हालांकि अमेंडमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है जिसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। बट अमेंडमेंट का बेसिक मतलब होता है चेंज करना। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ अमेंडमेंट, जरूरत क्या है अमेंड करने की। तो इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज आप कोई फोन यूज करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले लेते हैं। आप सपोज आईफोन यूज करते हैं, ठीक है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट फोन है आज के मार्केट में, आईफोन आप यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर साल आईफोन जो है एक अपना एक इम्प्रूव वर्जन जो है वो मार्केट में लॉन्च करता है। 13 के बाद 14 आया, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 एंड सो ऑन। हर एक वर्जन में हर एक साल जो ये अपने फोन लॉन्च करते हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। सपोज किसी फोन में कैमरा बहुत बढ़िया होता है, किसी फोन में बैटरी, अगले साल वो बैटरी इंप्रूव करके दे देते हैं, उससे अगले साल वो सॉफ्टवेयर को और स्मूथ कर देते हैं, कुछ और उसमें ऑप्शंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जूम हो जाएगा, यू कैन एडिट पिक्चर इन दी फोन ओनली। तो ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर्स जो हैं वो हर एक वेरिएंट में अपने ऐड करते चलते हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स बढ़ती हैं, वैसे वैसे ये अपने फोन में जो है वो बदलाव करते रहते हैं। ऐसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप कोशिश करें 2025 के इंडिया को चलाने की, तो आप नहीं चला पाएंगे। यू कैन नॉट गिव इफेक्टिव गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो होती है और कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाती है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी हमें चेंज होना पड़ता है। तो वैसे ही संविधान को भी कहीं ना कहीं जाके आपको चेंज होना पड़ेगा, या कोशिश करते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हम करते रहें अपने संविधान में ताकि वो अप टू डेट रहे, ठीक है।
तो इसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या स्कोप है। स्कोप इन द सेंस, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की फ्रीडम हमें है? क्या हम इतनी कैसे कर लेते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अगर हम अपनी कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, तो क्या प्रोसेस है दूसरी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का? ये एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्कोप को देखेंगे। यहाँ पे मैंने कोशिश की है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करने की, साथ ही साथ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करने की। अब ब्रिटेन इसलिए क्योंकि ब्रिटेन हम पे काफी साल जो है उन्होंने हम पे राज किया है, हमें गवर्न किया है। तो वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैंडल करते हैं, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्या हमने उनकी टेक्निक्स को कॉपी कर लिया इंडिया में, या हमने अपने कुछ और इम्प्रूव्ड वर्जन निकाला है, कुछ इम्प्रूव टेक्निक्स निकाली है? इसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। अब अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, ब्रिटेन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, 25 पार्ट्स हैं अप्रोक्सीमेटली। वहीं अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं गया है, इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके जितने भी लॉज होते हैं वो स्टेच्यूटरी इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब स्टेच्यूटरी क्या होता है, नॉन स्टेच्यूटरी क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, इनके स्टेच्यूटरी इन नेचर होते हैं। इनको आसानी से चेंज किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से इन पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी मतलब अगर 50% हर एक हाउस में, अपर हाउस, हाउस ऑफ पीपल जिन्हें हम बोलते हैं, और सेनेट, ठीक है, अगर इसमें 50-50% जो है, अगर सब लोग बोल देते हैं कि यस, हम ये जो चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन में कर देंगे, तो ये सिंपल एक एक्ट पास करके अपने संविधान को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इतना सिंपल है। यहाँ पे पार्लियामेंट की एक सोवरेनिटी है, एक सुप्रीमेसी है, सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस ये ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब यहाँ इतना आसान है चेंज करना कि अगर ये चाहे तो अगले 3 दिन में 3 अमेंडमेंट आराम से कर सकते हैं, 4 दिन में 4 अमेंडमेंट अपने आप आराम से कर सकते हैं, जब चाहे ये अपने संविधान को बदल सकते हैं। ब्रिटेन में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। वेयर एज बात करते हैं यूएसए की, यूएसए को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज एक तो ग्लोबल मार्केट में यूएसए का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, एक प्रोमिनेंट नेशन है यूएसए, तो उसके बारे में हमें पता होना भी चाहिए वैसे। बट यूएसए की अगर मैं बात करूं, तो यूएसए को आजादी मिली थी 1776 के अराउंड। किससे मिली थी? अगेन यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटेन से इनको आजादी मिली थी। अब ब्रिटेन के बारे में आपने देखा कि ब्रिटेन में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अच्छा एक और फैक्ट इसके बारे में लिख लीजिए, ऑल्दो दिस इज नॉट दैट मच रेलिवेंट फॉर योर पेपर, बट ठीक है, अगर आपको ये फैक्ट्स पता रहेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होती है। तो इसके एक ही साल बाद इन्होंने अपना जो संविधान था उसको अडॉप्ट किया था, एनेक्ट किया था, जो कि था 1777 में। इनके कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन। आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन, इसी में आर्टिकल 5 प्रोसेस बताता है कि अगर आपको यूएसए के संविधान को चेंज करना है, तो आपको किस प्रोसेस के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इनको आजादी मिली यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से, इनको आजादी मिलती है। अब ब्रिटेन का जो सिस्टम है अमेंडमेंट का, जो प्रोसेस है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। सुबह जाओ अमेंड करके आ जाओ। बट यूएसए इसी बात से डरता था कि ऐसे तो आप स्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे, राइट? सो वी दे अप्लाइड रिजिडिटी इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो इनका जो संविधान है वो लिखा गया है। ठीक है, सो इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया, जो भारत है हमारा, जैसे हमारा संविधान लिखित है, वैसे इनका संविधान भी रिटन फॉर्मेट में है, बट इट इज वेरी रिजिड। आर्टिकल 5 में बताया गया है that there are two stages to amend the constitution. First is you propose, अमेंडमेंट का एक प्रपोजल आपको देना पड़ेगा। जैसे हम पार्लियामेंट में अपना बिल लेके आते हैं, वैसे ये कांग्रेस, इनकी पार्लियामेंट को बोला जाता है कांग्रेस।
राइट, कांग्रेस में बिल लेके आते हैं। अच्छा, यूएसए के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, दैट इट इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो काफी सारे स्टेट्स ने, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, फेडरेशन का मतलब काफी सारे स्टेट्स ने वॉलेंटरली अपना आप को यूनाइट किया है, देन इट इज नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक हाउसिंग सोसाइटी में हर एक फैमिली के पास अपना एक फ्लैट होता है। ठीक है, हर एक फैमिली अपना इंडिविजुअल तरीके से इस सोसाइटी में रहती है। फिर ये एक सोसाइटी की एक कमिटी बनाते हैं। ठीक है, यही सोसाइटी एक सोसाइटी कमिटी बनाती है जो ध्यान रखती है कि सबको सिक्योरिटी मिले, वाटर सप्लाई अच्छा हो सोसाइटी में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाए। राइट, सो ऐसी फैसिलिटीज कलेक्टिवली इस सोसाइटी को मिले। बट यहाँ पे हर एक फैमिली इंडिविजुअल है। ठीक है, हर एक फैमिली आई है, देन दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म दिस सोसाइटी कमिटी। वैसे यूएसए में भी हर एक स्टेट जो है वो इंडिविजुअल है, दे वॉलेंटरी ज्वाइंट और यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म अ नेशन, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अनलाइक इंडिया, इंडिया में हमने एक यूनियन को डिवाइड करा है अमंग डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि वाई इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने, जब हम बात करेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक की। ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 टू 4, तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे इंडिया को क्यों नहीं बोला जाता फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जबकि हमने यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को भी ऐड किया है। मोर ओवर, आगे बात करते हैं। तो एक यूनियन है स्टेट्स का, एक फेडरेशन है स्टेट्स का, यूएसए। राइट, तो यहाँ पे आपको अगर अमेंड करना है तो आपको प्रपोज करना पड़ेगा इन दी कांग्रेस, या दूसरा मेथड है आप कन्वेक्शन के थ्रू भी, जिसमें सारे स्टेट्स के डेलीगेट्स आएंगे और वो बोलेंगे कि भाई हमको संविधान में ये बदलाव करना है, तो उसके बाद आप वो प्रपोज करेंगे। ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू। दूसरा स्टेज है रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेज क्या है कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है या प्रपोजल पास हो जाता है कांग्रेस के थ्रू, मतलब इनकी पार्लियामेंट के थ्रू, तब उसको रेटिफाई करने के लिए दिया जाता है स्टेट्स को। तो 3/4 ऑफ द स्टेट्स, यानी कि 38, आई गेस 38 आउट ऑफ 50 स्टेट्स उसको क्या करते हैं, रेटिफाई करते हैं। अगेन, रेटिफाई कन्वेक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है, जहां पे सारे डेलीगेट्स, 3/4 ऑफ दी स्टेट्स डेलीगेट यानी 38 स्टेट्स के डेलीगेट आएंगे और इसको रेटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है। इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, आपको याद नहीं रखना है, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक अमेंडमेंट को करने के लिए आपको सारे स्टेट्स से भी पूछना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट में भी पास करना पड़ेगा। सो इट इज अ इट शोज द रिजिडिटी ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, की रिजिडिटी को ये दिखाता है। ठीक है, कि कितना यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिजिड है। ठीक है, वेयर एज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है दैट इट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज रिजिड ऑल्सो। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब हमें फ्रीडम है कि हम कल को जाके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं। वेर एज ये रिजिड भी है, कि ऐसा नहीं है कि आप रोज सुबह उठ के और संविधान को बदलना है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द अमेंडमेंट इज नाइदर इजी एज ब्रिटेन नॉट डिफिकल्ट एज यूएसए। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यूएसए और ब्रिटेन का कंपैरिजन हमने देखा, ये स्कोप देखा हमने अमेंडमेंट का इंडिया में, कि क्या स्कोप है, कैसे किया जाता है। मोर ओवर, यूएसए का रिजिडिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे 27 अमेंडमेंट हुए पिछले 200 साल में, और इंडिया अभी ही 1950 के बाद से अभी हम 100 प्लस कर चुके हैं अमेंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, 106 अमेंडमेंट पे है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल अमेंडमेंट कितने हैं संविधान में, तो आप क्या बोलेंगे, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी लागू है। और हमने देखा कि हम बिल की जब बात कर रहे थे, तो 138 बिल को हम डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट में। सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड बिल। ठीक है, एक बिल, एक्ट तब बनता है जब वो पार्लियामेंट में पास हो, पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में पास हो जाए, प्लस इसको प्रेसिडेंट का भी एसेंट मिल जाए, तब इसको क्या बना दिया जाता है, एक एक्ट बना दिया जाता है, बिल से एक एक्ट बन जाता है।
ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। मोर ओवर, अगर कोई पूछे आपसे कि भारत में कितने संशोधन हो चुके हैं, कितने एक्ट हैं, तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी हमारे संविधान में लागू है। ठीक है, अच्छा, आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया कैसे जाता है। सो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो यू हैव टू रिमेंबर आर्टिकल 368, राइट। 368 जो है आर्टिकल संविधान में लिखा गया है, संविधान का पार्ट है, पार्ट 20 में आई गेस ये है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट कर सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अमेंड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, द आर्टिकल 368 deals with the power of the parliament to amend the constitution and its procedure। ये याद रखिएगा। तो आर्टिकल 368 आपको पता होना चाहिए, पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को चेंज कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को, किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट कि वो चेंज करने का जो प्रोसेस है इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। सेकंड जो आपको याद रखनी है, दूसरी थिंग, दूसरी चीज हमने बात करी थी जब हम अमेंडमेंट को समझ रहे थे, तो मैंने आपसे बोला था कि अमेंडमेंट को डिफाइन किया गया है हमारे संविधान में। क्या क्या डेफिनेशन दी गई है अमेंडमेंट की? अमेंडमेंट का मतलब संविधान के हिसाब से क्या है? अमेंडमेंट का मतलब है टू ऐड समथिंग, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। नाउ एडिशन आप समझ पा रहे होंगे कि किसी चीज में कुछ ऐड कर देना, किसी पार्ट में कुछ ऐड कर देना, किसी लॉ में कुछ ऐड कर देना। वेरिएशन का मतलब होता है टू मॉडिफाई, टू चेंज। ठीक है, एंड देन वी हैव रिपील। रिपील का मतलब होता है इवोक कर देना, हटा देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, तो ये तीन चीजें अमेंडमेंट का डेफिनेशन है हमारे संविधान में, कि हम किसी भी पार्ट के साथ, किसी भी आर्टिकल के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के एडिशन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं और उसे रिपील कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आपको दो चीजें याद रखनी है। आर्टिकल 368 जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को टू चेंज एनी पार्ट, टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। साथ ही साथ अमेंडमेंट की क्या डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो अगेन इट हैज अ वेरी हाई चांस कि आपके पेपर में दोबारा पूछा जाए। मोर ओवर, इसके बाद आता है, आप ये फोटो देख रहे होंगे, इसके बाद आता है केशव नंदा भारती केस। नाउ दिस इज वेरी फेमस केस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, आप जब जब पॉलिटी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, इस केस से रिलेटेड कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स हम बार बार डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो केशव नंदा भारती जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस लड़ते हैं अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ केरला। सो बेसिकली इस केस में होता क्या है, ठीक है, हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं और ये अमेंडमेंट से ही रिलेटेड ये केस है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जैसे 1950 के बाद, जैसे हम जानते हैं कि 1950 के बाद हर एक स्टेट जो है वो स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है। स्टेबलाइज इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशन हर एक स्टेट की स्टेबल हो, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फूड। ठीक है, इन सब चीजों को लेके स्टेट्स जो हैं बहुत एफर्ट्स मारते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत एफर्ट्स मार रही होती है कि हर चीज स्टेबल हो, इक्वालिटी प्रमोट हो कंट्री में, हर एक स्टेट में। इसी के तहत केरला में एक एक्ट पास किया जाता है, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। ये एक्ट कहता है कि अ, जिसके पास भी सरप्लस लैंड है, लैंड इज अ सॉर्ट ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो 1950 के बाद जैसे हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की इवल प्रैक्टिसेस जो थी सोसाइटी में, जहां से हमें जमींदारी सिस्टम मिला, जिसकी वजह से सोसाइटी के एक पार्ट में जो था वो वेल्थ क्रिएट हो गई। वेल्थ यहाँ से, यहाँ का यहाँ पे वेल्थ का मतलब है लैंड। ठीक है, तो लैंड होल्डिंग जो है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास एक्यूमुलेटेड थी बहुत ज्यादा, जो सोसाइटी में डिसबैलेंस और इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रही थी। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए केरला केरला की गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट निकाला, जिसके तहत गवर्नमेंट ने कहा एक लिमिट के बाद, एक लिमिट सेट की गई कि इसके बाद जिसके पास भी लैंड होगी उसको सीज कर लिया जाएगा। ठीक है,
और वो जो लैंड है वो पब्लिक के लिए यूज की जाएगी, ठीक है, डेवलप की जाएगी, पब्लिक यूज के लिए डेवलप की जाएगी या पब्लिक के लिए यूज की जाएगी। बट हमारे संविधान में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो एक आर्टिकल ऐड होता है 19F, 90 आर्टिकल 19 पार्ट F, which states that right to acquire, hold and dispose of property is a fundamental right। मतलब ये आपका मौलिक अधिकार है, लैंड को एक्वायर करना, होल्ड करना और उसे बेचना, ठीक है। वही केरला केरला की गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके पास सरप्लस लैंड है तो जो जितना पोर्शन भी सरप्लस है, जितना भी पोर्शन लिमिट से ऊपर है, उसे गवर्नमेंट सीज कर लेगी। ये दो जो कानून है कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट के साथ एक पावर हमें मिलती है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। अगर कोई भी हमसे फंडामेंटल राइट हमारे लेता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो केशव नंद भारती जी जो एक मठ के हेड थे, दिनीर मठ जो था, बेसिकली आप इसको आश्रम समझ सकते हैं या हिंदू हिंदू मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, राइट। मोर और लेस आश्रम था एक केरला में, एक बहुत फेमस आश्रम है, ठीक है, हिंदू मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। इसके हेड थे केशव नंदा भारती जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही इनकी वजह से हमारी पॉलिटी को स्ट्रक्चर मिला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर मिला, राइट। तो केशव नंद भारती जी जो हेड थे इस आश्रम के, एडनीर मठ के जो हेड थे, ये कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं अगेंस्ट दी केरला केरला की गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये केस फाइल कर देते हैं कि इन्होंने मेरे से मेरे संवैधानिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ले लिए हैं, ठीक है। मेरा जो 19F टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी है वो मेरे से छीन लिया गया है। मोर और लेस इस केस में बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट इसमें कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस उठे थे, सरकार से पूछे गए थे बाय दी केशव नंदा भारती जी। सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली पूछे गए थे कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, या कि मतलब बेसिकली क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। फंडामेंटल राइट इज लाइक राइट टू लाइफ, ठीक है। आप और मैं जो आज सांस ले रहे हैं, सोने का अधिकार हो गया, पढ़ने का अधिकार हो गया, जो बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल हैं, रूडिमेंट्री राइट्स हैं, क्या पार्लियामेंट इतनी पावर रखती है कि उन्हें भी ले ले, उन्हें भी चेंज कर ले हमसे, ठीक है। ये क्वेश्चन उठा था जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि यस, पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बट पार्लियामेंट कैन नॉट amend the basic structure of the constitution। मतलब there are certain articles, there are certain philosophies, there are certain uh, uh, provision in the constitution जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। उनको क्या बोला गया, बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये कुछ ऐसी फिलोसफीज हैं, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे संविधान की नींव रखते हैं, ये फाउंडेशन रखते हैं हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसे हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बेसिकली टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट हमें बताता रहता है कि कौन सा आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल करता है और पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये पावर हमें दी गई, ये पावर हमें मिली केशवानंदा भारती केस से कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। मोर ओवर, सो दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट। अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। आप जितनी बार इसको याद कर सकते हैं उतनी बार याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या प्रोसेस है, आर्टिकल 368 में क्या प्रोसेस दिया गया है, कैसे हम अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहली बात,
अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो आपको एक बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। ठीक है, अब आप ये बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे तो आप लोकसभा में इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे आप राज्यसभा में इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल, पहली बात, फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का यहाँ कोई रोल नहीं है, मतलब अगर आपको संविधान में कुछ चेंज करना है तो आप विधानसभा में जाके चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, आपको पार्लियामेंट में ही उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब वो चाहे आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज द बिल कैन नॉट द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। आप कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में इस बिल को, और कोई परमिशन नहीं चाहिए होती प्रेसिडेंट की पहले से, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे काफी सारे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पेश करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं रिक्वायर्ड है। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बिल दोनों हाउस में पास होगा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी दैट इज द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब 50% लोग होने चाहिए हाउस में ऑफ द हाउस, एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 लोग जो हैं उसमें फेवर में खड़े हो उस दिन जो वोट कर रहे हो और प्रेजेंट कर रहे हो, और 50% टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए हाउस की। ठीक है, देखिए काफी सारी टाइप्स की वो होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है। ठीक है, 3 और 4 टाइप की स्पेशल मेजोरिटी होती है। स्पेशल मेजोरिटी को हम किसी शॉर्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इस पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मतलब 50% ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, एंड 2/3 मेजोरिटी भी हमें चाहिए ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। Each house must pass the bill by separately in the case of disagreement between the two houses. अच्छा, दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा बिल को या रिजेक्ट करना पड़ेगा बिल को। अगर एक हाउस पास कर देता है और एक हाउस रिजेक्ट कर देता है तो जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जॉइंट सीटिंग करवा दी जाए। इफ द बिल सीक टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर जैसे शेड्यूल 7 में हमारे पास क्या है, लिस्ट दे रखी है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स की, क्या सब्जेक्ट्स यूनियन के अंडर रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट स्टेट के अंदर रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस लिस्ट में कुछ बदलाव करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं जो कि एक फेडरल प्रोविजन का पार्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें अगर आप बदलाव करते हैं तो यू नीड और रेटिफिकेशन। ठीक है, आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए पार्लियामेंट में, मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट, ये वाली मेजोरिटी चाहिए। साथ ही साथ आपको रेटिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा, रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई करवाना पड़ेगा। कितनी लेजिस्लेचर से, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, इनसे रेटिफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर ड्यूली पास बाय बोथ द हाउसेज एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को ये बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, एंड प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट को एसेंट देनी पड़ेगी अमेंडमेंट 24। ठीक है, जिसमें कंपल्शन कर दिया है प्रेसिडेंट के लिए कि उनको अ, अपना टेक लेना पड़ेगा, आइदर यस आइदर नो। ठीक है, वो अपने साथ नहीं रख सकते इस बिल को, ना वो रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट को फॉर रिकंसिडरेशन, उन्हें या तो हाँ बोलना पड़ेगा या ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर एक बार प्रेसिडेंट इस बिल को हाँ कर देते हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैलिडेट कर देते हैं, तो ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा।
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आइदर इन लोकसभा, आइदर इन राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। देन स्पेशल मेजोरिटी पैसेज, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल 50% ऑफ लोकसभा, और इसमें प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये होनी चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों हाउसेस से। अच्छा, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, और एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, साथ ही साथ और क्या पढ़ा हमने। अच्छा, कभी हम कोई फेडरल फीचर से छेड़खानी करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से छेड़खानी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे भी हम डिस्कस करके जाएंगे कुछ प्रोविजंस। ठीक है, अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर्स को छेड़ते हैं, देन वी नीड स्टेट रेटिफिकेशन। कितना, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफिकेशन। ठीक है, पेन क्यों नहीं चल रहा है, चलिए, हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन हमें चाहिए होगा। कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, राइट। फिर देन प्रेसिडेंशियल एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ेगा। देर इज नो प्रोविजन ऑफ होल्डिंग द बिल, ना वो वापस कर सकते हैं। ही हैज टू गिव हिज एसेंट, और एक बार अगर प्रेसिडेंट वैलिडेट कर देते हैं तो बिल बिकम द एक्ट, जो आज के टाइम पे 106 है। और हम डिस्कस कौन सा कर रहे हैं अभी पार्लियामेंट में, 138। अगर ये पास हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, 107। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की बात करते हैं कि अमेंडमेंट होते कितने टाइप के हैं। तो देखिए, आर्टिकल 368 में दे रखा है कि कैसे अमेंड किया जाएगा। आर्टिकल 368 में ही आपको टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट भी बताए गए हैं, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। दो टाइप के अमेंडमेंट है। कौन कौन से, सबसे पहला अमेंडमेंट है आपका स्पेशल मेजोरिटी वाला, टोटल मेजोरिटी जिसमें हमने पढ़ी, राइट, स्पेशल मेजोरिटी। एंड देन वी हैव ऑल्सो जिसमें हम स्टेट रेटिफिकेशन भी मांगते हैं। स्टेट रेटिफिकेशन, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट रेटिफिकेशन, दो टाइप की जो हमारे पास अमेंडमेंट है, वो हमें बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी की अगर मैं बात करूं, द आर्टिकल 368 प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, दैट इज बाय अ सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एंड ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी स्टेट्स में, स्टेट्स की पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से आप रेटिफाई करवाएंगे। प्लस आपको स्पेशल मेजोरिटी किस में चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए, जब आप फेडरल फीचर से आप अमेंड कर रहे होंगे। और बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो मेजोरिटी ऑफ प्रोविजंस किससे अमेंड होंगे, स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड होंगे। बट अदर आर्टिकल, एक और तरीका है अमेंड करने का। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को तीन तरीकों से अमेंड किया जा सकता है। दो तरीके आर्टिकल 368 में दे रखे हैं। एक तरीका है हमारा सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50%, अगर सिंपल मेजोरिटी मतलब अगर 50% ऑफ मेंबरशिप जो उस दिन प्रेजेंट है उसके 50% अगर किसी बिल को पास कर देते हैं तो बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है इन लोकसभा। ठीक है, ऐसे अगर 50% जो लोग राज्यसभा में प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं, अगर उनके 50% पास कर देते हैं किसी बिल को तो वो पास हो जाता है। इसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो अमेंडमेंट हो सकता है सिंपल मेजोरिटी से भी, लेकिन कुछ कुछ प्रोविजन ही, सारे प्रोविजन नहीं। मेजोरिटी ऑफ प्रोविजन किससे अमेंड किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, जो कि दे रखा है आर्टिकल 368 में। क्या सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में है, नहीं। आर्टिकल 368 में दो टाइप की हमारे पास अमेंडमेंट टाइप्स है।
दो टाइप के अमेंडमेंट है, एक स्पेशल मेजोरिटी से और एक स्टेट रेटिफिकेशन की हेल्प से। ठीक है, वैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को तीन तरीकों से अमेंड कर सकते हैं। पहला है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है हमारा स्पेशल मेजोरिटी जिसकी हमने बात करी आर्टिकल 368 में, स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है हमारा स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, तो इसको देख भी लेते हैं। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी विच इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 में ये इंक्लूड नहीं होती है। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 368 का पार्ट बनती है। ठीक है, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी, ये भी आर्टिकल 368 का पार्ट है। ठीक है, तो 368 में दो टाइप की अमेंडमेंट टाइप दे रखे हैं। एक और टाइप होता है विच इज बाय द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जो हम अमेंड कर सकते हैं। सो बेसिकली जब हम 1 से लेके आर्टिकल 4 के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तब हम सिंपल मेजोरिटी से काफी सारी चीजें चेंज कर रहे होंगे, एंड मेजोरिटी ऑफ देम 1 से लेके 4 में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, A number of provision of the constitution can be amended by a simple majority of two houses. Simple majority मैंने आपको बताया कि जितने लोग जिस भी हाउस में, सपोज लोकसभा में अगर 50 लोग प्रेजेंट है तो 25 लोग अगर किसी को बोल देते हैं कि हाँ ये सही है अमेंडमेंट, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल जैसे पास होते हैं किसी भी चीज के लिए कि ज्यादा लोगों ने अगर हाँ बोल दिया तो बिल पास हो जाएगा, ज्यादा लोगों ने ना बोल दिया तो बिल रह जाएगा। वैसे ही अमेंडमेंट भी होता है, लेकिन कौन कौन से अमेंडमेंट पॉसिबल हैं सिंपल मेजोरिटी से, ये चीज आपको लर्न करने वाली है। आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 प्रोवाइड द इंक्लूजन एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कोई अगर नया स्टेट हम इंक्लूड कर रहे हैं अपनी कंट्री में तो वो किससे पास किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, किसी स्टेट का नाम बदल दिया जाता है, या आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपने डिवीजन देखा होगा कि ऑल्टर किया गया है बाउंड्रीज को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और दूसरे एग्जांपल है, बिहार, झारखंड। सो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या यूज किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी यूज की जाती है। quorum in the parliament, salaries and allowance of parliament, member of parliament, rule ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, इसको अगर चेंज करना हो तो आप किसका हेल्प लेंगे, सिंपल मेजोरिटी का। सी दिस इज द स्टैटिक पोर्शन। अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आने वाली क्लासेस में जैसे जैसे हम पॉलिटी को पढ़ते रहेंगे ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, और वहां पे हम लिखेंगे कि हम ये सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं पार्लियामेंट में ये बिल, ये सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है वो हेल्प करेगी। तो बेटर ये है कि आप इन सबको लिख लीजिए, याद कीजिए कि सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, privileges of the parliament and its member and its committee, use of English language in parliament। ठीक है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में कुछ चेंज करना हो तो भी हम क्या करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से करते हैं। राइट, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, इसको लिख लीजिए। दिस विल हेल्प यू बाय द टाइम यू कंप्लीट योर पॉलिटी, तो आपको पता होगा कि सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन सी चीजें चेंज की जा सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट, मूविंग अहेड, अब बात करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, जो हमारा सेकंड टाइप है अमेंडमेंट का, और ये किसमें इंक्लूड किया जाता है, ये इंक्लूड किया जाता है आर्टिकल 368 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्पेशल मेजोरिटी क्या कहता है, स्पेशल मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, जितने मतलब बहुत ज्यादा ऐसे प्रोविजन है संविधान में जो स्पेशल मेजोरिटी से ही चेंज किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है special majority of the parliament, that is the majority of total membership of each house, मतलब हर एक हाउस में 50% तो होने चाहिए। राइट, 50% उनकी कोरम होना चाहिए, उनकी वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी भी होनी चाहिए ईच हाउस जो उस दिन प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्पेशल मेजोरिटी भी 4 टाइप की होती है।
तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में। बस आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि टोटल मेंबरशिप का मतलब यहाँ पे है मींस द टोटल मेंबर ऑफ हाउस of the house irrespective of the fact whether they are vacancies or absentees। टोटल मेंबरशिप मतलब 50% जो है हाउस जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इररिस्पेक्टिव कोई वैकेंसी हो और कोई एब्सेंटीज हो उसको हटा के भी 50% जो है पॉपुलेशन होनी चाहिए हाउस की। स्पेशल मेजोरिटी से बेसिकली चेंजेस क्या क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट को चेंज करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को चेंज किया जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी भी बोला जाता है, डीपीएसपी, ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट कि हमारी कंट्री कैसे चलानी चाहिए सरकार को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक रूडिमेंटरी राइट्स गिवन टू द सिटीजन एंड सर्टेन राइट्स आर guaranteed to the foreigners also, but yes these are the fundamental right to life, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्लीप। तो ये सारी चीजें किससे चेंज की जाएंगी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, ये भी किससे चेंज की जाएंगी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से चेंज की जाएंगी, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की अमेंडमेंट की, जिसमें हमें स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए, कंसेंट चाहिए स्टेट का। कितने स्टेट का कंसेंट चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट चाहिए, ठीक है। दोज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जो मेजोरिटी की अभी हम बात करके आए हैं आर्टिकल 368 की, जिसमें इससे पहले हमने जो पढ़ी है, ये वाली मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस कंसेंट ऑफ दिस हाफ ऑफ द स्टेट and also with the consent of half of the state by a half of the state legislature by a simple majority। states में कैसी majority चाहिए, simple। सी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, एक दो बार पढ़ के देखिएगा आपको समझ आएगा, राइट। एंड वर्डिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट के लिए कौन सी मेजोरिटी है, सिंपल। पार्लियामेंट के लिए कौन सी मेजोरिटी है, स्पेशल। कब बात करी जा रही है इसकी, जब हम फेडरल स्ट्रक्चर को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, तब हम तब हम कौन से टाइप का अमेंडमेंट कर रहे हैं, कंसेंट ऑफ द स्टेट वाला अमेंडमेंट कर रहे हैं, विच इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 368 ऑल्सो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि जैसे ही आधे स्टेट ने अपना कंसेंट दे दिया, उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। उसके बाद कोई अपना कंसेंट दे चाहे ना दे, गवर्नमेंट उसको पास कर देगी, ठीक है। देर इज ऑल्सो नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल, ठीक है। कोई ऐसी टाइम लिमिट भी नहीं है कि जिस टाइम लिमिट के अंदर स्टेट को अपना कंसेंट देना है बिल को, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। अब इस टाइप के अमेंडमेंट से हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ये चेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई चेंजेस करने हैं। फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, ठीक है। क्या है फेडरल स्ट्रक्चर, ये है फेडरल स्ट्रक्चर। एनीथिंग इन द लिस्ट और इन द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कोई चेंज करेंगे तो भी हम किसका हेल्प लेंगे, थर्ड टाइप के अमेंडमेंट का हेल्प लेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इसमें भी अगर कोई चेंज किया जाएगा तो भी हम किसका लेंगे, हेल्प लेंगे, थर्ड टाइप के अमेंडमेंट की हेल्प लेंगे। एट, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368। अगर इसमें भी कोई बदलाव लाते हैं तो भी हम किस टाइप की अमेंडमेंट का हेल्प लेंगे, थर्ड टाइप में, जिसमें हमें कंसेंट लेना पड़ेगा हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का बाय सिंपल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है। अगर हमें प्रोसेस चेंज करना है अमेंडमेंट का तब भी। तो होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये जो स्पेशल मेजोरिटी है ये जनरली थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल में यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे YouTube पे हम लंबी क्लास नहीं ले सकते, तो हम इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अपनी क्लास में हम हर एक इसका, जैसे हम स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो उसको हम डिटेल में समझते हैं कि क्या बेसिकली एग्जाम्पल लेके कि कैसे किया जाता है, कैसे करा जाता है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ड्यू टू टाइम लिमिट, बट ऐसा नहीं है कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसी और वीडियो में इसको दोबारा
इस टॉपिक को लेके आएंगे। ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ये पूरी पॉलिटी में आप पढ़ते रहेंगे। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक आप ये तैयारी कर रहे हैं, तब उस दौरान जैसे आप पॉलिटी पढ़ने बैठे तो आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये बिल्कुल क्लियर होते चले। ठीक है, आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो इस क्लास में हमने इनको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि स्पेशल मेजोरिटी भी होती है। देयर इज अ स्पेशल मेजोरिटी जिसके थ्रू हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं। देर आर अदर टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, जैसे सिंपल मेजोरिटी आपने पढ़ी, स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये तीसरे थर्ड टाइप की मेजोरिटी आपने पढ़ी। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम डिस्कस करते रहेंगे। आई विल ट्राई टू मेक इट इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन नेक्स्ट वीडियो। हम अगर आप चाहें तो हम मेजोरिटीज के ऊपर ही बात कर सकते हैं। ठीक है, कि मेजोरिटी बेसिकली अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसके ऊपर ही बात कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर। अब 2-3 बार अगर आप इन स्लाइड्स को रीड करेंगे, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको जरूर हेल्प करेंगी। जब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको पता होगा कि यहाँ पे कंसेंट ऑफ द स्टेट भी चाहिए मैनर ऑफ इलेक्शन में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैनर में कंसेंट ऑफ द स्टेट भी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन भी चुका है आपका। ठीक है, तो ये लिस्ट और ये जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो इन स्लाइड्स को 2-3 बार आप पढ़ के देखिए। इनमें से जो भी कंफ्यूजन आपको निकलता है आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हर एक पॉइंट को मैं समझाता चलूं, हर एक पॉइंट में आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज ऑल कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। 3 टाइप के अमेंडमेंट हमने पढ़े, सिंपल वाला, स्पेशल वाला, स्पेशल प्लस स्टेट वाला। ठीक है, तो कब कौन सा लगाना होता है ये आपको पता है अब। ठीक है, सिंपल वाले में मेजॉरिटी चाहिए आपको, यस वोट की या नो वोट की। स्पेशल में आपको टोटल मेंबरशिप की भी मेजॉरिटी चाहिए, प्लस 2/3 मेंबर्स की जो है वो मेजॉरिटी चाहिए प्रेजेंट इन वोटिंग, जो उस दिन प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। राइट, स्टेट और स्टेट मतलब स्टेट के कंसेंट, मतलब स्टेट में तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर में तो आपको सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना है, वेयर एज आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना है। ये थर्ड टाइप की हमारा अमेंडमेंट टाइप है। ठीक है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, संविधान को चेंज करते हैं। राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, आप इसे 2-3 बार रीड कीजिए। इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द पॉलिटी सेक्शन तो आपके लिए बहुत आसान होगा समझना। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट के अगर चेंज करना हो, एग्जीक्यूटिव पावर में चेंज करना हो, जुडिशियल सिस्टम में चेंज करना हो, लेजिस्लेटिव पावर में चेंज करना हो, जीएसटी में अगर कोई प्रोविजन चेंज करना हो, 7th शेड्यूल में कोई चेंज करना हो, स्टेट रिप्रेजेंटेशन, अमेंडमेंट पावर, तो क्या यूज होता है हमारा थर्ड टाइप, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, इनको हम अपनी क्लास में बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूट्यूब वीडियोस में मैं आपके लिए लाता रहूंगा शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है पॉलिटी से रिलेटेड बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बार बार लर्न करिए, बार बार रिवाइज कीजिए इन स्लाइड्स को, बार बार पढ़ के देखिए। जो भी क्वेश्चन आपको अगर ऐसा डाउट आपको आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।